हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इसको आयुर्वेद में गृहिणी के नाम से जानते हैं। इसको मॉडर्न में इसकी हम जो तुलना करते हैं वो स्प्रू, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस, ट्रॉपिकल स्प्रू, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इस प्रकार की अनेक व्याधियों से इसकी हम गृहिणी की तुलना करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। गृहिणी। गृहिणी एक्चुअल में है क्या? गृहिणी शब्द जो आया है वो आयुर्वेद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, पूरा पाचन तंत्र, उस पाचन तंत्र जो शुरू होता है, ट्रैक्ट जो शुरू होता है, जीआईटी जिसको हम कहते हैं, वो माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है, एनल कैनाल तक। तो माउथ के बाद इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और एनल कैनाल, ये उसके पार्ट होते हैं। आयुर्वेद में भी इनको विभिन्न नामों से उन पार्ट्स को बताया गया। तो गृहिणी का मतलब है इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि फूड को ग्रहण करता है, जो कि डाइजेस्टेड फूड को ग्रहण करता है। हमको मालूम है कि डाइजेशन जो है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ से वो फूड, डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको कि हम कोलोन के नाम से जानते हैं। गृहिणी इज द डिजीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी की डिजीज होती है गृहिणी ड्यू टू विसेशन ऑफ द अग्नि। अब डाइजेशन के लिए आयुर्वेद में जो कल्पना की गई है, मॉडर्न में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस होते हैं। उसी प्रकार से आयुर्वेद में जो बताया गया है वो है जठराग्नि। विशेष अग्नि कई प्रकार की होती है, अनेक लेवल पर उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो स्टमक में जो जूसेस होते हैं उनसे जो डाइजेशन होता है उसको एक अग्नि से तुलना की गई है, उसको हम कहते हैं जठराग्नि। जठर मीन्स स्टमक, रूल्स द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। तो अग्नि जो जठराग्नि है वो डाइजेशन की प्रोसेस को अंजाम देती है। सपोर्टेड बाई 3 दोषस, जो आयुर्वेद में जो 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, उनके सपोर्ट से जठराग्नि उस फूड को डाइजेशन करती है। गृहिणी डिजीज ड्यू टू द क्रॉनिक इम्बैलेंस ऑफ द 3 दोषास विच इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ द जठराग्नि। आजकल हम देखते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या गृहिणी इसको हम कह रहे हैं, कोलाइटिस, ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोगों को ये इस कंप्लेंट से पीड़ित है। इसको मॉडर्न में अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम जो तुलना कर रहे हैं वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द कोलोन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो पार्ट होता है ये सीकम, उसके बाद में ये कोलोन शुरू होती है, ये असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद में ये डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद में आती है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन के बाद में रेक्टम और उसके बाद एनल कैनाल, ये पार्ट होते हैं। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द कोलोन, कोलोन मीन्स डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन और असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, कहीं पर भी ये डिजीज होती है। परसेंटेज हम देखते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा होता है, लेकिन कोलोन यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है। तो कोलोन में की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, उस इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जो है वो उस डिजीज को हम कहते हैं कोलाइटिस, और उसमें अल्सरेशन जब हो जाता है तो उसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। दैट इज मार्क्ड बाय द रेमिशन एंड रिलैप्सिस। होता है
अटैक आता है उसका, कुछ समय के बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसके बाद पुनः उसका अटैक आता है। आयुर्वेद में भी इसी प्रकार का लक्षण बताया गया, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, यानी बार बार स्टूल बंद जाता है, बार बार लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। ये इस प्रकार की घटना इसमें होती है। इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज इन इंडिया, उसके इंडिया में क्या क्या कारण, अलग अलग देशों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो यहाँ जो सर्वे किए गए हैं उसमें देखा गया है कि निकोटिन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, तम्बाकू लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी पूरे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। उसी प्रकार से कोलोन में भी इन्फ्लामेशन होने के बाद में अल्सरेशन हो सकता है। डाइटरी हैबिट्स, रिफाइंड शुगर, फास्ट फूड, ये इसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आजकल जो हम देखने में आ रहा है कि विशेष रूप से आजकल ये हर व्यक्ति इस डिजीज से लगभग पीड़ित है। किसी को लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं, किसी को लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है, लेकिन हर आदमी थोड़ा बहुत इस डिजीज से सीवियरिटी के आधार पर पीड़ित है। उसका मुख्य कारण इसमें हम देखते हैं इंडिया में शुगर और फास्ट फूड, जो कि आजकल हर व्यक्ति फास्ट फूड ले रहा है। बेकर्स ईस्ट, ईस्ट जो हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, तो वहाँ पर भी ये रोल अदा करता है। उसके बाद में फिजिकल इनएक्टिविटी, आजकल हम देखते हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बच्चों में भी विशेष रूप से, बड़ों में तो है ही। आउटडोर गेम्स जो पहले होते थे वो आउटडोर गेम्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वो भी मोबाइल में ही क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है तो मोबाइल में ही खेल रहा है। तो इनएक्टिविटी होने की वजह से भी ये डिजीज का प्रकोप हम आजकल ज़्यादा देख रहे हैं। हाइजेनिक कंडीशंस, रोड साइड फूड, स्ट्रीट फूड्स हम लेते हैं तो उसमें भी हाइजीन मेंटेन नहीं होती प्रॉपरली, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप होती है। इन्फेक्शियस डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, इनके कारण भी आईबीडी के केसेस देखने में ज़्यादा आते हैं। और इटियोलॉजी हम देखें इसके कारण और क्या क्या हो सकते हैं, विशेष रूप से इसमें बताया गया है इसका कारण स्पेसिफिक रूप से अभी तक इसका कारण मालूम नहीं है। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, माइक्रोबियल फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, साइकोसोशल फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। तो विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने में आता है। आयुर्वेद में जो गृहिणी है, उस गृहिणी के निदान में हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण जो बताया गया विभिन्न आचार्यों ने, वो है पहला अभोजन, भोजन नहीं लेना, विषमासन, विषम रूप से खाना खाना, मैंने कभी कोई टाइम टेबल मेंटेन नहीं होना, रूटीन मेंटेन नहीं होना, कभी सुबह खा लेना, कभी शाम को खा लेना, कभी दोपहर में खा लेना, कभी लंच 12 बजे कर लेना, कभी 4 बजे कर लेना, तो ये हो सकता है। अति भोजन, जितनी उसकी डाइट है, ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन लगा तो उसने ज़्यादा मात्रा में खा लिया, तो इस प्रकार से हो सकता है। अति गुरु भोजन, गुरु मीन्स इसको हम हैवी कहते हैं, फैट जिसमें ज़्यादा हो, गुरुता जिसमें ज़्यादा हो, तो ऐसे भोजन का सेवन, या खीर, पूड़ी, हलवा, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन यदि ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो उससे भी ये डिजीज हो सकती है। अति रुक्ष भोजन, बिल्कुल भी उसमें घी तेल की मात्रा न होना, ड्राई फ्रूट होना, उससे भी हो सकता है। विरुद्धासन, ये बताया जाता है कि किन किन चीज़ों को मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए, तो उसको हम विरुद्धासन कहते हैं। असात्विक भोजन, कोई फूड किसी के लिए सुटेबल नहीं है, उस फूड को भी वो व्यक्ति ले लेता है, तो उससे वजह से भी उसमें उसके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन कंडीशन डेवलप हो सकती है। शीत भोजन, ठंडा भोजन कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हमेशा बॉडी टेम्परेचर पर ही फूड को लेना चाहिए। तो अतिशीत भोजन यदि फ्रिज से निकाला हुआ तुरंत आप सेवन करेंगे तो बार बार ये घटना यदि होती है तो उससे भी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन कंडीशन डेवलप हो सकती है। संतुष्ट भोजन, संतुष्ट भोजन से मतलब है उसमें पॉइजन डेवलप हो जाए, विभिन्न प्रकार के उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाए, तो ऐसे भोजन को यदि सेवन कर लिया जाए तो उससे भी डिजीज हो सकती है। देश काल ऋतु विरुद्ध
अब आयुर्वेद में एक विरुद्ध की कल्पना की गई है। विरुद्धता, देश विरुद्ध, यानी जिस देश में जो चीज़ नहीं खाई जाती उस देश में वो चीज़ अगर खाएं तो उसका भी बॉडी पर असर पड़ता है। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध। सर्दियों में कुछ चीज़ें खाना है, कुछ गर्मियों में खाना है। गर्मी की वस्तु हमने सर्दी में खा ली, सर्दी की गर्मी में खा ली, तो उसको हम कहते हैं काल विरुद्ध। ऋतु विरुद्ध, किस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए, पूरा विस्तृत रूप से जो है आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अंतर्गत इसको बताया गया। तो उसका भी यदि पालन न किया जाए तो उस कारण भी इन्फ्लामेशन में, तो इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकता है। वेग विधारण, आयुर्वेद में विशेष चीज बताई गई है, वेगों का विधारण। कुछ नेचुरल अर्जेस होते हैं, जैसे मूत्र का वेग, स्टूल का वेग, यानी वो वेग आए हैं तो उनको आपको रिलीज करना ही है, उनको निकालना ही है। अपान वायु, फ्लेटस, जिसको हम गैस बोलते हैं, पेट में गैस बनती है, कहीं आप ऐसी सभा में बैठे हुए हैं वहां आप नहीं निकाल सकते। यदि एक आध बार हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि बार बार ऐसी घटना हो रही है, बार बार आप यूरिन को रोक रहे हो, बार बार आप स्टूल को रोक रहे हो, तो उससे डिजीज, खांसी आ रही है, खांसी आप रोक दे रहे हो, छींक आ रही है, छींक को आप रोक दे रहे हो। तो इस प्रकार से 13 चीज बताएंगे, उनके वेग को यदि हम रोकें तो उसकी वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज डेवलप हो सकती है। स्वप्न विपर्य, दिन में सोना, रात को जागना। आजकल ये विशेष यंग जनरेशन में बहुत देखने में आ रहा है कि वे रात में भी जगते हैं और दिन में जॉब करते हैं। तो स्वप्न विपर्य विशेष रूप से बताया गया है कि दिन में सोना और रात को जगना, ऐसी कंडीशन यदि बार बार होती है तो डिजीज डेवलप हो सकती है। मानसिक हेतु में ईर्ष्या, भय, क्रोध, शोक, इन कंडीशंस की वजह से भी डिजीज डेवलप होती है। हम देखें इसका निदान या पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति क्या है। कारण, कारण के बाद में जो अग्नि है वो अग्नि दुष्ट होती है, जठराग्नि जिसको हम कहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह। उस अग्नि जब कम होगी तो उसमें जो फूड ले रहा है तो उससे अपचन की स्थिति होती है। जब अपचन होगी तो उससे आम उत्पत्ति होती है। आम मीन्स अनडाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड फूड, इसको हम आम के नाम से आयुर्वेद में जानते हैं। आम उत्पत्ति होगी तो सुक्त पाक होगा, यानी वो सड़ेगा। जब सड़ता है नेक्स्ट उसमें आम विष डेवलप होता है, कुछ टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं। वो टॉक्सिन्स जो हैं उसको, उस पार्ट को दूषित करते हैं, ग्रहणी दुष्टि या ग्रहणी दोष। उसकी वजह से ही ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप इसकी पैथोजेनेसिस होती है। टाइप्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, कहां पर कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है उसके आधार पर यह बताया गया। प्रोक्टाइटिस, यदि ये एनल रेक्टम इन्वॉल्व होता है तो उसको कहते हैं प्रोक्टाइटिस। टर्मिनल कोलाइटिस, ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग कोलॉन से सिग्मोइड कोलॉन और रेक्टम, ये पार्ट यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको कहते हैं टर्मिनल कोलाइटिस। पूरी की पूरी यदि लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो उसको कहते हैं पैनकोलाइटिस। पैथोलॉजी इसमें देखें तो इसमें नो डिप फिशरिंग, फिशरिंग जो होती है बहुत ज़्यादा डेप्थ या गहरी इसके अंदर नहीं होती है। अल्सरेशन इसमें होता है। नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई फिस्टुला इसमें डेवलप नहीं होता। इसमें इन्वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, रेयर केसेस में हो सकती है, सामान्य रूप से नहीं होती। नो सिरोसाइटिस, नो बाउल वॉल थिकनिंग। ये सीवियरिटी के आधार पर इसको हम देखें तो अर्ली फीचर्स, अर्ली, लेट एंड सीवियर, ये 3 प्रकार का सीवियरिटी के आधार पर इसको हम बोल सकते हैं। तो अर्ली में क्या क्या होता है, म्यूकोसा इज हेमरेजिक, जो म्यूकोसा है उससे ब्लीडिंग हो सकती है। ग्रेनुलर, जो वहाँ की म्यूकोसा है वो ग्रेनुलर, फ्राइबल, टूटने वाली। चेंजेस यूजुअली डिफ्यूज, यानी डिफ्यूज रूप में उस म्यूकोसा में चेंजेस दिखाई देते हैं। लेट फीचर्स में जो होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव अल्सरेशन अलोंग बॉवेल एक्सिस, जो लंबाई है उस लंबाई में दिखाई देते हैं। स्यूडो पॉलिप्स,
जो पॉलिप्स होते हैं तो इस प्रकार से उस इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप होते हैं, सीडो पॉलिप्स। एंड फ्लैट म्यूकोसा, म्यूकोसा जो होती है वो चिकनी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। सीवियर यदि केसेस हैं मे हैव मेगाकोलोन, जैसे जैसे पुराना केस होता जाता है तो मेगाकोलोन की स्थिति डेवलप होती है, या उसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इंटेस्टाइन नैरो हो जाएगी, या शॉर्ट एंड कोलोन, यानी नैरो या कोलोन जो छोटी हो सकती है। ये सीवियरिटी के हिसाब पर कि जैसे जैसे केस पुराना होता जाता है फीचर्स और दिखाई देने लगते हैं, इंटेस्टाइन इसमें और डीपली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसके हम देखेंगे इसके लक्षण, पूर्व रूप और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे आने वाले नोटिफिकेशंस, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।